हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विजन मंथ के अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एक बार ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए, मतलब दो पार्ट में वीडियो आएगा। पार्ट वन अभी आज आपको मिल गया और पार्ट टू अभी 2 दिन में फिर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये दोनों पार्ट खत्म होने के बाद फिर से एक बार इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। विजन अप्रैल के अलावा हमारे चैनल पे बाकी मंथ्स का भी करेंट अफेयर अवेलेबल है, जो कि विजन का ही शॉर्ट नोट्स टाइप का है, इसी तरीके का। तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, ईवीएम एंड वीवीपैट के बारे में। तो देखिए, ईवीएम का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वीवीपैट क्या हुआ, वीवीपैट का मतलब हुआ, देखिए, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो देखिए, पहले क्या होता था, सिर्फ ईवीएम का यूज किया जाता था। अब क्या हुआ, इसके साथ में ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट को का भी यूज किया जाता है। तो देखिए, ईवीएम एक क्या होता है, ईवीएम एक होता है वोटिंग मशीन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और वीवीपैट क्या होता है कि जिसमें वोट देने के बाद, मान लीजिए एक बार अपना वोट आपने एंटर कर दिया, तो वोट देने के बाद में एक पर्ची कट के बाहर निकलता है, जिससे आप देख सकते हैं कि जो वोट आपने दिया है वो आपका वोट बिलोंगिंग कैंडिडेट को मिला है कि नहीं। तो ऐसे क्या होता है कि जो वोट आपने किया है, एट द सेम टाइम आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो कि एक पेपर कटिंग के फॉर्म में निकलता है। तो देखिए, ईवीएम में हम लोग क्या करते हैं, अपने वोट का एंट्री करते हैं, और वीवीपैट क्या करता है, इस रिस्पॉन्स के बदले एक पेपर का, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में एक पेपर पे आउटपुट देता है। मतलब कि मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को अगर वोट किया है, तो इस कैंडिडेट का फोटो लगा हुआ एक पर्ची बाहर निकल कर आता है, जो एक थोड़ी देर के लिए अवेलेबल होता है, जिसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक वोटर क्या करता है, अपने वोट को एट द सेम टाइम मतलब कि वेरीफाई कर सकता है कि वोट उसका सही गया है, सही पार्टी को गया है कि नहीं गया है। तो देखिए, अभी क्या हो रहा था कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो वोटिंग होती है, तो इसके लिए अभी लगातार जो संदेह चलता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी होती है। तो इसीलिए क्या हुआ कि अभी कुछ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट किया था कि क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाए, मतलब जो ईवीएम का वोटिंग है और जो वीवीपैट में जो आता है पेपर का कटिंग, तो इन दोनों को क्रॉस वेरीफाई करके ये पता किया जाए कि वोटिंग, मतलब कि बोगस तो नहीं हो रहा है, सही सब कुछ है कि नहीं है। तो इस चीज के लिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी खारिज कर दिया फैसला को, कि ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को क्या समझना है कि ईवीएम क्या होता है, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, वो हमने आपको बता दिया। और साथ में हम लोगों को इसका क्या करना है, थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री याद रखना है। हिस्ट्री याद रखने का मतलब क्या हुआ कि जो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो ईवीएम है, ये सबसे पहली बार यूज कब हुआ था, ये 1982 में कब यूज, कहाँ यूज हुआ था, केरला में इसका यूज किया गया था, ईवीएम का यूज किया गया था। और ईवीएम और वीवीपैट है, इसका यूज मतलब कि सभी चुनाव के लिए, फॉर ऑल इलेक्शन, पहली बार यूज कब किया गया, 2024 में। और अगर हम लोग बात करें लोकसभा के चुनाव में, अगर इसका यूज का अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा के चुनाव में इसका कब यूज किया गया, तो 2019 में के लोकसभा चुनाव में फुल्ली डिप्लॉय किया गया था, किस चीज को, ईवीएम और वीवीपैट को। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर लोकसभा चुनाव का बात कर रहा है, लेकिन अगर ऑल इलेक्शन का हम लोग बात करें तो ये 2024 के चुनाव से इसको यूज किया जाने लगा है। मतलब कि पंचायती राज का चुनाव या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव या किसी भी प्रकार का चुनाव होता है, तो उसमें ईवीएम और वीवीपैट का यूज किया जाएगा। और एक और बात कि बिहार एक पहला स्टेट है जिसने जो ईवीएम और वीवीपैट का यूज किया था अपने पंचायती पंचायती राज चुनाव में, मतलब पंचायत चुनाव में इसका पहली बार यूज किया था, किसने, बिहार ने। तो इतना चीज हम लोगों को क्या करना है कि याद रखना है। और ये कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि इसमें क्या डिमांड किया गया था अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ के चलते हैं। अगला है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। तो देखिए, अभी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के आए हुए कितना समय हो गया है, 10 साल कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये 2014 में आया था, तो सबसे पहले हम लोग को यही याद रखना है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट कब आया था, 2014 में। तो देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं।
तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये स्ट्रीट वेंडर्स होते क्या है। तो मान लीजिए अगर स्ट्रीट वेंडर का हम लोग बात करें तो यह एक तरीके का किस तरीके का सेक्टर है, यह एक इनफॉर्मल सेक्टर है, या फिर इसको आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोल सकते हैं, मतलब नॉन रजिस्टर्ड सेक्टर इस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए स्ट्रीट वेंडर का अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन का बात करें तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ है, ये दिल्ली और मुंबई में इनका सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलेशन है स्ट्रीट वेंडर्स का। और साथ ही साथ ये लगभग 10 मिलियन रोजगार स्ट्रीट वेंडर्स के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। मतलब कि जो स्ट्रीट वेंडर्स का अगर हम लोग स्ट्रेंथ का बात करें तो लगभग 10 मिलियन इनका स्ट्रेंथ है। साथ में अगर इकोनॉमी में इनका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें स्ट्रीट वेंडर्स का तो लगभग 14% जो इंप्लॉयमेंट है ये प्रोवाइड करवाया जाता है किसके द्वारा, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा ये 14% इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 19G। तो आर्टिकल 19G क्या कहता है कि कोई भी सिटीजन अपने मन का ऑक्यूपेशन ट्रेड या बिजनेस कर सकता है, इसका स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये किसमें बोला गया है, यह एक तरीके का फंडामेंटल राइट है जिसको 19G में इम्प्लिसिट किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 39A क्या कहता है कि कोई भी मैन या वुमेन कोई राइट है कि वह अपने एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड को सिलेक्ट कर सकता है और परसू कर सकता है। साथ ही आर्टिकल 39B क्या कहता है कि कोई भी अगर रिसोर्स है तो वो कम्युनिटी में मतलब इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इन सब आर्टिकल को फुलफिल करने के लिए मतलब आर्टिकल 39A 39B और आर्टिकल 19G को फुलफिल करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 लाया गया और इसमें अनेक योजनाएं चलाए गए। किसके लिए चलाया गया, किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, के डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बहुत सारी योजना चलाया गया इस एक्ट के थ्रू। तो देखिए जो योजना चलाया गया उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, मतलब कि ये स्कीम चलाया गया था, इसको हमने डिटेल में कवर किया है आगे, वहां पे हम लोग इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग इतना समझते हैं कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम था किस चीज के लिए था, ये कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करवाता था। किसको, ये स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करवाता था। उसी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को स्टार्ट किया गया और साथ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को स्टार्ट किया गया अप स्किलिंग के लिए, किसके, अप स्किलिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारा काम किया गया है स्ट्रीट वेंडर्स के डेवलपमेंट के लिए। तो हमको क्या याद रखना है कि ये कब लाया गया स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, ये लाया गया 2014 में। और रिलेटेड आर्टिकल क्या क्या हो सकता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39B। देखिए ये आर्टिकल 39G है। तो हम लोग एक बार आर्टिकल 39 को एक बार कैसे याद करना है इसको हम लोग एक बार शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं, मतलब कि एक कहानी के थ्रू। और आर्टिकल 39A 39B मतलब कि आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39A, इन स्मॉल और कैपिटल में दोनों में फर्क आप लोग हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है और जल्दी जल्दी में यहाँ गलत भी हो सकता है। तो देखिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि मतलब पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह एक तरीके का क्या था, कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन था, किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो इस लोन में जो स्कीम मतलब इस लोन स्कीम में क्या क्या था इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 50,000 तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड करवाया, कैपिटल प्रोवाइड करवाया जाता था स्ट्रीट वेंडर्स को। और इसका जो मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट था वो काफी कम हुआ करता था। अब इसमें मान लीजिए कि अगर कोई टाइम पे पेमेंट कर देता है, मतलब कि जो पैसा लिया उसको टाइम पे पेमेंट करता है या अर्ली सेटलमेंट करता है, अर्ली सेटलमेंट अगर लोन का करता है तो उसमें कोई भी उसको चार्जेज एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। लेकिन अगर ये टाइम से अगर ओवर होता है तब जाकर इस पर क्या लगता था, इंटरेस्ट लगता था, अदरवाइज इंटरेस्ट कितना, जीरो। और जो इंटरेस्ट होता था उसमें भी 7% का सब्सिडी प्रोवाइड करवाया जाता था इस योजना में, पीएम स्वनिधि योजना में। अभी देखिए जिसने एक बार अगर 50 मतलब कि जो भी लोन लिया है वो अगर अर्ली सेटलमेंट करता है तो अगले टाइम उसको बढ़ाकर पैसा लोन दिया जाता था। और ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है यह एक तरीके का किस टाइप का स्कीम है, यह है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और फंडिंग कहां से आती थी, फंडिंग करने वाली मिनिस्ट्री थी द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसको फुली फंड करती थी, यह एक सेंट्रल स्कीम था।
अभी देखिए, जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको किया गया था 1 जून 2020 में, इसको लॉन्च किया गया था। तो ये था पीएम स्वनिधि, और इससे रिलेटेड मतलब कि ये जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है इसके बारे में। तो देखिए, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था ये कितना था? आर्टिकल 19, आर्टिकल 39, ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था। तो इन दोनों आर्टिकल के बारे में हमने क्या किया है कि आपको डिटेल में यहाँ दे दिया है। जैसे कि यहाँ ये आर्टिकल 39 के बारे में है। तो इस आर्टिकल 39 में एक चीज हम लोगों को क्या याद रखना है, जो आर्टिकल 39 का जो एफ वाला पोर्शन था ये कब ऐड किया गया था? ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। क्योंकि देखिए, पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था वो मतलब बीपीएससी 69 का, आप अगर पी वाई क्यू देखेंगे तो वहां पे पूछा गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी में चेंज किया गया था वो किस साल में किया गया था, और कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो इस वाले एफ को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो 39F आर्टिकल है इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 1976 में। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। और देखिए, अगर आर्टिकल 39 का हम लोग बात करें तो आर्टिकल 39 स्मॉल ए बी सी डी ए कहां तक जाता है? एफ तक जाता है। लेकिन अगर आर्टिकल 39 कैपिटल ए का बात करें तो इसको भी कब ऐड किया गया था? इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। और इसमें क्या बात किया जाता है? तो इसमें फ्री एंड लीगल एड प्रोवाइड करने का बात किया जाता है। किसके द्वारा? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आर्टिकल 39 कैपिटल ए और आर्टिकल 39 स्मॉल ए में हम लोगों को थोड़ा सा फर्क याद रखना है, और ये वाला पॉइंट हम लोग को याद रखना है। इसी तरीके से एक आर्टिकल 19 भी आया था इसमें। तो आर्टिकल 19 को हम लोग देख सकते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 19 है इसमें भी टोटल कितने हैं आर्टिकल? 6 आर्टिकल है, ए बी सी डी ई एफ जी। 19A क्या कहता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करता है। आर्टिकल 19B राइट टू असेंबली। उसी तरह से राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू रेजिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और राइट टू प्रोफेस एनी ऑक्यूपेशन इनसाइड द कंट्री। तो यही आर्टिकल 19G है जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट को, जिसके थ्रू मतलब कि बनाया गया था, या इसे रिलेट हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं। अगला टॉपिक है होम वोटिंग फैसिलिटी बाय ईसीआई। अभी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया, इस बार होम वोटिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाया। अभी देखिए, होम वोटिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक मतलब कि जो वोटिंग ऑफिसर आता है और घर पे आकर आपके वोट को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। मतलब कि घर से ही आप वोट दे सकते हैं, आपको बूथ तक मतलब पोलिंग बूथ तक जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो क्राइटेरिया है होम वोटिंग फैसिलिटी का के लिए, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई भी पर्सन 85 ईयर्स एज अगर उनका है या 85 ईयर्स से ज्यादा है तो ये दे सकते हैं होम वोटिंग फैसिलिटी के लिए, ये एलिजिबल है। और दूसरा, अगर कोई भी पर्सन 40% से ज्यादा अगर डिसेबिलिटी है किसी भी पर्सन को, तो वो भी होम वोटिंग फैसिलिटी का फायदा उठा सकता है। तो ये दो क्राइटेरिया है वो होम वोटिंग फैसिलिटी के लिए। तो देखिए, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, इसको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये जो होम वोटिंग फैसिलिटी है इसको स्टार्ट करने का मेन कारण था, मतलब इसका जो थीम था वो क्या था? नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कि कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए होम वोटिंग फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया था। अभी देखिए, यह अगर आप बात करें तो एक टाइप का स्पेशल वोटिंग फैसिलिटी ही हो गया। तो ये इस टाइप के और भी वोटिंग फैसिलिटी चलाए जाते हैं, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक तो अपना वो होम वोटिंग फैसिलिटी हो गया, इसके अलावा पोस्टल बैलेट का सुविधा प्रोवाइड करवाया जाता है ईसीआई के द्वारा। इसके अलावा प्रॉक्सी वोटिंग का सुविधा प्रोवाइड करवाया जाता है। अभी देखिए, पोस्टल वोटिंग में क्या होता है कि आप अपना वोट बाय पोस्ट भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ये वोट कौन भेज सकता है? इसके लिए भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा कि ये, इसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा। तो जैसे देखिए, पोस्टल वोटिंग के लिए क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी अगर स्पेशल वोटर है तो वो पोस्टल वोट बैलेट मतलब कि पोस्टल वोटिंग कर सकता है, या फिर कोई सर्विस वोटर है तो वो पोस्टल वोटिंग कर सकता है।
कोई वोटर अगर इलेक्शन ड्यूटी पे है तो वो पोस्टल वोटिंग कर सकता है, और साथ में साथ अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन पे है कोई भी सिटीजन, कोई भी इनरोल्ड वोटर, तो वो क्या कर सकता है, पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कर सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पेशल वोटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग स्पेशल वोटर्स का बात करें तो कोई भी इंसान, मैं यहां लिख देता हूं, एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज स्पेशल वोटर्स बाय ईसीआई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल वोटर्स बोलते हैं। और अगर हम लोग सर्विस वोटर्स का बात करें तो यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ सर्विस वोटर्स का अगर हम लोग बात करें तो कोई भी मेंबर अगर आर्म फोर्स का मेंबर है तो वो सर्विस वोटर्स के में काउंट होगा, या कोई पुलिस फोर्स है तो वो सर्विस वोटर्स में काउंट होगा, या फिर कोई भी पर्सन अगर आउटसाइड इंडिया पोस्टेड है भारत सरकार के द्वारा तो वो भी सर्विस वोटर्स में काउंट होगा, और या कोई भी मेंबर ऑफ फोर्स सर्विस वोटर्स में काउंट होगा। तो ये चार लोग ऐसे हैं जो सर्विस वोटर्स में काउंट होंगे, तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है कि सर्विस वोटर कौन होगा और स्पेशल वोटर्स कौन होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग किसका, प्रॉक्सी वोटर्स का हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, प्रॉक्सी वोटर्स करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी पर्सन है वो अपना एक नॉमिनी, मतलब कि एक रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस करता है, मतलब कि रजिस्टर करवाता है कहाँ, इलेक्शन कमीशन में जाकर, कि मेरे बदले में कोई तीसरा पर्सन जाकर, मतलब दूसरा पर्सन जाकर क्या करेगा, वोटिंग करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी वोटिंग या प्रॉक्सी वोटर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, ये तीन टाइप का सुविधा है, एक तो होम वोटिंग फैसिलिटी, दूसरा पोस्टल बैलेट, और तीसरा प्रॉक्सी वोटिंग। तो इसमें हम लोग को याद रखना है कि ये क्राइटेरिया क्या था, इसका थीम क्या था, और जो स्पेशल वोटर्स क्या होते हैं, सर्विस वोटर्स क्या होते हैं, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो ये सब चीज हम लोगों को क्या करना है कि याद रखना है। अभी देखिए, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ और भी इनिशिएटिव लिया गया, इस बार कुछ स्टेप्स लिया गया, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप लिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए, इस बार एक चीज और नया हुआ कि मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस बार यूज किया गया है। अब ये मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है कि मान लीजिए कोई पर्सन अगर यहां से माइग्रेट होकर कहीं और चला गया है तो वो वोटिंग कर सकता है, मतलब कि इट वुड इनेबल द माइग्रेंट वोटर टू एक्सरसाइज देयर वोट फॉर देयर करेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब वो जहां है वहीं से अपने वोटिंग राइट को यूज कर सकते हैं, या मतलब वोट वो कर सकते हैं। तो माइग्रेंट वोटर्स के लिए इस बार क्या लाया गया था, आरबीएम लाया गया था। आरबीएम मतलब क्या, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सुविधा इस बार प्रोवाइड करवाया गया था। इसी तरीके से एक स्वीप इनिशिएटिव चलाया गया था। तो स्वीप इनिशिएटिव में क्या किया गया था कि वोटर्स है उनको, जो भी वोटर्स है उनको एजुकेट किया जा रहा था कि उनके वोटिंग राइट्स के बारे में। ये स्वीप योजना, मतलब जो स्वीप स्कीम है या जो स्वीप प्रोग्राम था, इसके लिए जो वोटर्स एजुकेशन प्रोवाइड करवाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल में है लिखा हुआ, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सिंपली हम लोगों को याद क्या रखना है कि स्वीप के थ्रू, स्वीप प्रोग्राम के थ्रू जो वोटर्स है उनको अवेयर करवाया जा रहा था कि उनका वोट करना क्यों जरूरी है, उनका वोटिंग राइट्स क्या क्या है, इसके बारे में अवेयर कराया गया। तो आरबीएम हम लोग को याद रखना है और स्वीप इनिशिएटिव याद रखना है। इसके अलावा एक एम फॉर्म को एबोलिश किया गया है, मतलब कि एबोलिशिंग फॉर्म एफ। अब देखिए, जो फॉर्म एफ था ये किससे रिलेटेड था कि जो भी कश्मीरी है और वो माइग्रेंट है अपने यहाँ से, तो इनको एक फॉर्म एम डालना पड़ता था, वोट से पहले फॉर्म एम के थ्रू इनको रजिस्टर होना पड़ता था। तो इस चीज को इस बार क्या किया गया है, एबोलिश कर दिया गया है, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। ये था किस चीज के बारे में, होम वोटिंग फैसिलिटी और इनिशिएटिव रिगार्डिंग वोटिंग बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इतना सारा डाटा है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आपको शायद याद भी हो गया होगा। तो चलिए, अब अगला अगला है क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। अभी देखिए, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स का एक रिपोर्ट आया था कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि जो इस बार कैंडिडेट है तो उसमें 45% ऐसे कैंडिडेट है जिसपे कोई ना कोई
चार्जेज है, क्रिमिनल चार्जेज है, मतलब कि जो एमपी चुने गए हैं तो 45% ऐसे एमपी है जिन पर कुछ ना कुछ क्रिमिनल चार्जेज है, और साथ में जो 29% ऐसे एमपीज हैं जिन पे कुछ ना कुछ सीरियल क्रिमिनल चार्जेज है। और अगर हम लोग बात करें स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, बिहार और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग बात करें, तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स 50% से भी ज्यादा है, मतलब 50% से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट है जिन पे कुछ ना कुछ क्रिमिनल चार्जेज लगे हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स पे जो कमिटी बना था इस चीज को देखने के लिए, तो वो कमिटी का नाम था वोहरा कमिटी। ये चीज हम लोग को याद रखना है, मतलब कि वोहरा कमिटी किस चीज से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये। अभी देखिए, जो अगर मान लीजिए किसी पर कोई क्रिमिनल चार्जेस चल रहा है या कोई केस चल रहा है, तो वो उनके उसका जो अगर नॉर्मल सिटीजन्स है तो उसका वोटिंग राइट क्या है, और साथ ही साथ उसका कॉन्टेस्ट करने का क्या राइट है, तो इस राइट को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, तीन चीज देखेंगे। सबसे पहले का व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड। तो देखिए अगर एक बार ये क्या हुआ था कि एपेक्स कोर्ट क्या बोलता है कि राइट टू वोट और राइट टू बी कॉन्टेस्ट सेम स्टेटस को इंजॉय नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर किसी भी एक आदमी पे अगर कोई भी क्रिमिनल चार्ज चल रहा है, तो वो वोट तो मतलब कि वो कॉन्टेस्ट तो कर सकता है इलेक्शन में, कॉन्टेस्ट तो कर सकता है लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। या फिर इससे रिलेटेड कोई भी जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजन है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि जो वोट करने का स्टेट राइट है और जो कॉन्टेस्ट करने का राइट है, ये दोनों इक्वल स्टेटस को एंजॉय नहीं कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस चीज का, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइट टू बी इलेक्टेड और टू कॉन्टेस्ट इन वोटिंग। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी कोई भी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर सकता है वोट में, तीन चार ग्राउंड है। सबसे पहला, एक सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर कोई भी क्रिमिनल चार्ज अगर चल रहा है बट नॉट कन्विक्टेड, देन ही कैन पार्टिसिपेट। देखिए अगर क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, मतलब कि अगर केस हुआ है लेकिन अगर वो कन्विक्टेड नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर कन्विक्टेड है, देन कैन नॉट पार्टिसिपेट। और देखिए अगर कन्विक्टेड है तब तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ एक स्टार मार्क और क्या है, मतलब कि एक और कंडीशन क्या है कि रिलीज होने के बाद में 6 इयर्स तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो देखिए सिंपल क्या है कि कोई भी अगर पर्सन कन्विक्ट हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, वो पार्टिसिपेट क्या नहीं कर सकता है। और कितने दिन के लिए नहीं कर सकता है, अगले 6 इयर्स ऑफ उसके रिलीज डेट के 6 साल बाद तक भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कन्विक्टेड है फिर भी वो पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा कैसे होता है कि देखिए मान लीजिए अगर किसी भी पर्सन को किसी लोअर कोर्ट ने क्या किया, कन्विक्ट किया, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसके पास राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल उसके सजा पे क्या किया जाता है, स्टे लगा दिया जाता है। मतलब ऐसे केस में ऐसा माना जाता है कि अभी ट्रायल कंटिन्यू है उस पर। तो अगर ट्रायल चल रहा है इसका मतलब ट्रायल के दौरान वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर कन्विक्टेड है तो वो नहीं कर सकता है। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है कि एक तो कन्विक्टेड है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, और साथ में साथ कन्विक्ट होने के छह, मतलब रिलीज होने कन्विक्ट होने के बाद 6 साल तक, अगले 6 साल तक वो रिलीज होने के बाद भी
इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसके बारे में राइट टू वोट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें राइट टू वोट के बारे में, तो देखिए किसी भी पर्सन पे अगर अगर वो जेल में है या फिर वो कस्टडी में है, तो वो क्या कर सकता है, वो वोट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, तो वो वोट कर सकता है। तो सिंपल ये क्या बोलना है कि अगर हम लोग राइट टू वोट का बात करें, तो कोई भी पर्सन या तो कन्विक्ट हो गया है या अगर कस्टडी में है, रिमांड पे है, तो उस केस में वो वोट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सेम पर्सन को प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेंशन में लिया गया है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को ऐसे इलेक्शन के पहले उनको कस्टडी में ले लिया जाता है कि ये कुछ ये मतलब कि इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। तो ऐसे लोग वोट कर सकते हैं। तो देखिए, वोटिंग राइट्स अलग है और अपना ये कॉन्टेस्ट करने का ये राइट अलग है। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। अगला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इसके बारे में एक न्यूज है कि देखिए, एक होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और दूसरा होता है ग्लोबल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको बोलते हैं ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, GANHRI। तो देखिए, जो किसी भी कंट्री का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अगर है, तो वो किससे लिंक्ड होगा, वो लिंक होगा ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। और ये जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये किसी भी स्टेट के मतलब किसी भी कंट्री के जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसको दो टाइप का स्टेटस देते हैं। स्टेटस ए क्या कहता है, स्टेटस ए और स्टेटस बी। अभी देखिए, स्टेटस ए में क्या होता है कि कोई भी कंट्री जो ग्लोबल नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है, इसके जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगे, इसके मीटिंग्स होंगे, तो इसमें क्या करेगा, अगर स्टेटस ए में है तो पार्टिसिपेट करेगा, साथ ही साथ इसमें इसके कुछ वोटिंग्स राइट होंगे। लेकिन अगर कोई भी कंट्री स्टेटस बी में है, मतलब कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के स्टेटस बी में है, तो इनको सिर्फ मीटिंग में मतलब कि अटेंड करने का अधिकार होता है, लेकिन ये इसमें बोल नहीं सकते और साथ ही साथ ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटस प्रोवाइड करवाया जाता है किसके द्वारा, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। अभी देखिए, अभी क्या हुआ कि पिछले 2 साल में भारत को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया को स्टेटस ए से बाहर कर दिया गया है। तो यही है न्यूज। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया है, ये कब बना था। ये बना था आपका 1993 में। और यह एक तरीका कैसा बॉडी है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और इसके साथ जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये कब बना था, ये भी बना था 1993 में। अभी देखिए, ये क्या करता है, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये नजर रखता है किसके कामों पर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कामों पर नजर रखता है और इनको स्टेटस प्रोवाइड करवाता है अकॉर्डिंगली, स्टेटस ए और स्टेटस बी, वर्ल्ड के लगभग सारे कंट्री को। तो देखिए, भारत को स्टेटस ए में कब शामिल किया गया था, ये किया गया था 1999 में। हम लोग ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फाउंडेशन हुआ था, कब हुआ था, 1993 में। और किस एग्रीमेंट के थ्रू, ये पेरिस प्रिंसिपल के थ्रू इसका फाउंडेशन हुआ था। और जो इसके मेंबर नेशन है कितने हैं, 120 मेंबर नेशन है और इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर कंट्री फॉर ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और टोटल मेंबर कितना है, 120 इसका टोटल मेंबर है। अभी करंट स्टेटस इंडिया का क्या है, अभी करंट स्टेटस ए से ये बाहर है। 2023 में इसको स्टेटस ए से बाहर कर दिया गया था। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं किसका, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ऑफ इंडिया का अगर हम लोग बात करते हैं, NHRCI। तो अगर हम लोग इसका बात करें, तो इसका भी स्थापना कब हुआ था, 1993 में हुआ था।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा, एक चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होगा वह इसका चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा 5 फुल टाइम मेंबर होगा और 7 दिन मेंबर होगा। तो देखिए ये जो 5 फुल मेंबर होंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है, या फिर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन जो स्पेसिफिक नॉलेज रखता हो फील्ड में, तो उसको भी इसमें अपॉइंटमेंट इस फुल टाइम मेंबर में उसको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग 7 डीम्ड मेंबर का बात करें तो इसमें जो नेशनल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, या फिर जो नेशनल कमीशन ऑफ एससी, या नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, या फिर वुमेन्स कमीशन, जो नेशनल वुमेन्स कमीशन होती है, या फिर जो नेशनल चाइल्ड कमीशन होता है, तो इनसे रिलेटेड इनके जो भी चेयरपर्सन होंगे वो इसके मेंबर होंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है किसका? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ये पॉलिटिक में भी आप इसको एक बार इसके कंपोजिशन को देख सकते हैं। अगर हम लोग करेंटली बात करें, हाँ एक बात और इसमें एक चीज क्या ध्यान रखना है कि इस कमीशन में इसके कंपोजिशन में वन फीमेल मेंबर इज मस्ट। मतलब एक फीमेल तो होनी ही चाहिए किसमें? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। तो अमूनन क्या होता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है तो इसकी जो चीफ होती है ये हमेशा एक मतलब फीमेल ही होती है। जैसे अभी रेखा सिंह है कि रेखा शर्मा है, तो ये है। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये फील हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग कंडीशन का बात करें तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसमें एक मेंबर फीमेल का होना बहुत ही जरूरी है और ये मस्ट कंडीशन है। तो देखिए अगर हम लोग करेंटली बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स को अगर हम लोग देखें तो देखिए जो एक्टिंग चेयरपर्सन है किसके, ये है मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के, ये मेंबर्स का लिस्ट है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए जो एक्टिंग चेयरपर्सन है अभी कौन है, ये है विजय भारती सयानी। और अगर हम लोग बात करें कि जो माइनॉरिटी एनसी एमसी के जो चीफ है, मतलब कि ये है इकबाल सिंह ललपुरा। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए श्री किशोर मखवाना। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के लिए अंतर सिंह आर्या। नेशनल कमीशन और वुमेन्स रेखा शर्मा। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रियंका कानूनगो। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास गंगा राम अहीर। चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी तो इसके कौन है, राजेश अग्रवाल। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग रेखा शर्मा को देखें तो ये एक क्या है, ये फीमेल है। तो देखिए मेंबर पैनल में एक फीमेल मेंबर है जो कि होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब था किसके बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो हम लोगों को स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, फंक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा। साथ में जो ग्लोबल ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस है इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका जेनेसिस कब हुआ था, और साथ में क्या काम करता है, किस टाइप का स्टेटस देता है। तो ये सब था किसके बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला न्यूज है किस चीज से रिलेटेड, अगला न्यूज है सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अभी देखिए जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो इसको अभी बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर निकाला गया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है ये क्या होता है। कि देखिए कोई भी अगर कंपनी है जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट देता है प्रोडक्ट के बारे में, या फिर क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में, जो प्रोडक्ट है उसके क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में फॉल्स एडवर्टाइजमेंट देता है, या फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो छुपाता है मतलब कंसील करता है, तो इन सबको किस कैटेगरी में रखा जाता है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के कैटेगरी में रखा जाता है। अभी देखिए इसके प्रोटेक्शन मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है अभी इसी को बैन करने के लिए एक निर्देश दिया है कंपनीज को कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को बैन किया जाए। टेड न्यूज क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, यह आया था 2019 में।
और ये फूड सेफ्टी एक्ट कब आया था? ये आया था 2006 में। और साथ में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एडवर्टाइजमेंट एक्ट कब आया था? 1954 में। और ये जो डेफिनेशन है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का, ये डेफिनेशन किसने दिया था? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये दिया गया था। तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। याद ये नहीं रखना है कि क्या होता है ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये याद नहीं रखना है। हम लोगों को सिंपल क्या याद रखना है कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन है ये दिया गया था किसके द्वारा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। और साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 कब आया था? 2019 में। फूड सेफ्टी एक्ट कब आया था? 2006 में। और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब आया था? 1954 में। ये तीन चीज हम लोगों को क्या करना है? याद रखना है। अगला है पोर्ट डिप्लोमेसी। अभी देखिए पोर्ट डिप्लोमेसी किया जा रहा है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। और वर्ल्ड के सारे कंट्री जो है पोर्ट डिप्लोमेसी करते हैं। अब पोर्ट डिप्लोमेसी का मतलब क्या हुआ कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, किसी दूसरे कंट्री में मतलब कि फॉरेन कंट्री में पोर्ट बनाती है। और ये पोर्ट किस टाइप का पोर्ट होता है? ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट हो सकता है, ट्रेड पोर्ट हो सकता है, मतलब कि किसी तरीके से रिलेटिंग नेशन को, और साथ ही साथ जो जैसे कि इंडिया को भी ये फायदा पहुंचाता है। तो इसी को बोला जाता है क्या? पोर्ट डिप्लोमेसी। तो देखिए पोर्ट डिप्लोमेसी दो पोर्ट डिप्लोमेसी का आपको हम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि पहला क्या है? एक तो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ये क्या है? ये पोर्ट डिप्लोमेसी है किसका? ये चाइना का पोर्ट डिप्लोमेसी है। इसी तरीके से है नेकलेस ऑफ डायमंड। ये पोर्ट डिप्लोमेसी किसका है? ये इंडिया का है। तो ये नाम हम लोग को याद रखना है एक बार। और अब हम लोग देखते हैं कि पोर्ट डिप्लोमेसी में क्या हो रहा है कि जो अपने आजू बाजू के कंट्री है, मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज है, उसमें क्या बनाया जा रहा है? उसमें बनाया जा रहा है पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। जैसे कि अभी देखिए चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है कहाँ? ईरान में। ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। और ये जो चाबहार पोर्ट है ये किसके किसके मतलब कि है? तो ये है इंडिया, अफगान, ईरान के बीच का एग्रीमेंट है। देखिए अभी चाबहार पोर्ट बनने से क्या फायदा होगा, ये इसको हम लोग एक बार समझते हैं कि इंडिया से अगर कोई भी माल अगर मिडिल ईस्ट में हम लोगों को भेजना हो, मिडिल ईस्ट में, तो क्या होता है कि मिडिल ईस्ट में जाने के लिए जो लैंड रूट है वो काफी डिफिकल्ट है, या फिर वो पाकिस्तान से होके गुजरता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान को सरपास करने के लिए और चाइना को सरपास करने के लिए चाबहार पोर्ट को हमने डेवलप करना स्टार्ट किया। इससे क्या होगा कि इससे अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है किसको? इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है बाय यूजिंग सी रूट्स। तो ये चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। उसी तरीके से सीटवे पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। ये सीटवे पोर्ट कहाँ है? ये म्यांमार में सीटवे पोर्ट है। जो एक मतलब कि जो देखिए जो अरेबियन सी है और जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट की तरह भी ये इंडिया के काम आ सकता है। तो इस तरीके से पोर्ट डिप्लोमेसी को परफॉर्म किया जा रहा है वर्ल्ड के सारे नेशंस के द्वारा। हम लोग बात कर रहे हैं किसका? इंडिया और चाइना का बात कर रहे हैं फिलहाल। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल किसका है? चाइना का। और नेकलेस ऑफ डायमंड किसका है? इंडिया का। अभी इसके अलावा हम लोग देखते हैं, देखिए कुछ इस यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक पोर्ट का, जो कि इंडिया के द्वारा और चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। देखिए जैसे कि इंडिया के द्वारा चाबहार पोर्ट डेवलप किया जा रहा है कहाँ? ईरान में। इसी तरह के दुक पोर्ट कहाँ डेवलप किया जा रहा है? ओमान में। सिटवे पोर्ट कहाँ? म्यांमार में। मिनिकॉय आइलैंड को भी डेवलप किया जा रहा है। साथ ही एगेलिया आइलैंड को डेवलप किया जा रहा है, मतलब यहाँ भी एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। इसी तरीके से चाइना के द्वारा भी चलाया जा रहा है, मतलब कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, तो इसमें हम्बन टोटा पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है कहाँ? श्रीलंका में, जो कि अभी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी चर्चा में रहता है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ? सिर्फ हम लोग को पोर्ट का नाम याद रखना है कि कौन सा पोर्ट कहाँ डेवलप हो रहा है। जैसे कि जो चाबहार पोर्ट है तो ये कहाँ है? ग्वादर पोर्ट कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। सिटवे पोर्ट कहाँ है? इसी तरह क्याकू पोर्ट ये कहाँ है? इसी तरीके से जो एग्लिगा आइलैंड कहाँ है? तो ये सब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये सब था किसके बारे में? ये था पोर्ट डिप्लोमेसी के बारे में। अभी देखिए यहाँ ये जो पोर्ट है, जो सितवे पोर्ट है, ये कालाधन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, मल्टी मॉडल ट्रांजिट पोर्ट का एक हिस्सा है। अगला है डिजास्टर डिप्लोमेसी। तो हम लोग समझते हैं कि डिजास्टर डिप्लोमेसी क्या होता है। तो देखिए अगर वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में कोई भी डिजास्टर आता है या डिजास्टर से अफेक्टेड होता है, तो उस केस में क्या करता है कि वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज क्या करते हैं? उनका मदद करते हैं। तो
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजास्टर डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो देखिए अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो छठा अभी कॉन्फ्रेंस हुआ, वो कहाँ हुआ, इंडिया में। किस चीज का बैठक हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बैठक हुआ। अभी देखिए इसका क्या काम है कि मान लीजिए कि वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी डिजास्टर आता है, तो उसमें मदद पहुंचाना या उस कंट्री का हेल्प करना, फिर से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में। तो ये काम करता है कौन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये काम करता है। तो देखिए अभी जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो टर्की में आया था, अभी भूकंप आया था पिछले साल, तो इसमें इंडिया ने अपनी तरफ से क्या एक मिशन चलाया था, और उस मिशन का नाम क्या था, मिशन दोस्त। उसी तरीके से जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2015 में, उसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था क्या था, ऑपरेशन मैत्री। तो इस तरीके से, या फिर मान लीजिए कि वर्ल्ड में भी जो पेंडेमिक आया था, तो उस पेंडेमिक से लड़ने के लिए अभी वैक्सीन वगैरह अवेलेबल करवाया गया था, वो मुझे कहाँ दिख नहीं रहा है। तो वो भी एक स्कीम चलाया गया था इंडिया के द्वारा, तो वो भी आएगा डिजास्टर डिप्लोमेसी में, वो सभी काउंट होगा। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूज क्या क्या है। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया के अप्रोच का, तो ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन दोस्त के बारे में हमने देखा, और ये ऑपरेशन मैत्री के बारे में देखा। तो इस तरीके का जो भी ऑपरेशंस है, तो वो किसी न किसी बुक में आपको मिल जाएगा, तो उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। ज्यादातर एजुटेरिया में तो मिल ही जाता है, तो वहां से हम लोग उसको देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया अप्रोच टुवर्ड डिजास्टर रिलीफ अभी तक क्या क्या रहा है। तो देखिए एक तो ऑपरेशन दोस्त हो गया, उसके अलावा ऑपरेशन करुणा हो गया। ऑपरेशन करुणा कहाँ चला गया था, म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चला गया था, टर्की में। ऑपरेशन मैत्री कहाँ चलाया गया था, ये चला गया था नेपाल में। अब इसके अलावा एक और प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो हम लोग को याद रखना है, यहाँ हम लोग मार्क कर देते हैं और रेड से मार्क कर देते हैं, कि एक है इंफॉर्मेशन। देखिए ये वाला चीज हम लोग को याद रखना है, EW फॉर ऑल। मतलब क्या हुआ, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। तो देखिए ये जो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल है, तो ये प्रोवाइड करवाता है क्या, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। और किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, कि डिजास्टर लाइक जो अर्थक्वेक आपका आता है, या फिर जो सुनामी आता है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। किसको, नेबरिंग कंट्री को। इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, ऐसे जो भी कंट्रीज है, तो इनके लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया है, जिसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन अर्ली अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। और ये किसके साथ मिलकर चलाया गया है, तो यूएन के साथ ये मिलकर चलाया गया है इंडिया के द्वारा। अभी देखिए यही मैं बोल रहा था कि कोविड 19 के समय कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, मैत्री प्रोग्राम चलाया गया था। तो यही सब है डिजास्टर डिप्लोमेसी में। हम लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है, एक तो इन ई फॉर ऑल, EW फॉर ऑल, और जो भी प्रोग्राम्स है, जैसे प्रोग्राम्स का नाम याद रखना है और किस कंट्री से रिलेटेड है। और जो इस बार बैठक हुआ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये कहाँ हुआ है, ये इंडिया में हुआ है। तो इसको हम लोग एक बार याद रखेंगे। अगला है इन स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। अभी देखिए वेस्ट एशिया में क्या है, पूरा पूरा इनस्टेबल है, अनस्टेबल है वेस्ट एशिया। मतलब कि जो ईरान तेहरान जो ईरान वाला हिस्सा है, या फिर जो फलस्तीन हो गया और इसराइल हो गया, तो इनमें अभी क्या चल रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है अभी पूरा का पूरा डिस्टर्ब है। तो इसी के बारे में इसमें बात किया गया है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो इसराइल और जो इसराइल का जो फलस्तीन वार चल रहा है इन दोनों के बीच, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम लोग एक बार
देख लेते हैं और क्या क्या इसमें जैसे कि इंपॉर्टेंट न्यूज है इससे रिलेटेड उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आपको सारा सिनेरियो तो पता ही है कि अभी क्या हुआ कि ये जो जो इजराइल है और जो फलस्तीन है इस दोनों के बीच क्या है अभी वार चल रहा है। तो इस वार में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दो चीज हम लोग देखेंगे, एक तो जो भी वेपन्स यूज किए गए हैं, जो भी वेपन्स वगैरह यूज किए गए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और साथ में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिज्म जो फंक्शनिंग है ग्रुप्स, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, सबसे पहले वेपन्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहां अभी यूज किया गया है एक एक्सो एटॉमिक मिसाइल, ईएम मिसाइल, एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स। देखिए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बीपीएससी आजकल पूछ दे रहा है फुल फॉर्म, इसीलिए अलग लिख रहे हैं इसको। तो देखिए एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल क्या होता है कि कोई भी अगर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको एक बार फायर एंड फॉरगेट टाइप का कोई भी अगर मिसाइल है तो इसके अगेंस्ट ये काम करता है। मतलब कि यह एक टाइप का क्या है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो देखिए EM are also known as anti-ballistic missile, are designed to intercept the and destroy incoming ballistic missile during mid-course of terminal phase of their trajectory। तो यही हुआ। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है वो क्या है, आयरन डोम टेक्नोलॉजी, सी डोम टेक्नोलॉजी, एरो और डेविड स्लिंग टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को यूज किसके द्वारा किया जा रहा है, ये इसराइल के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो देखिए जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी एक एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या किया जाता है, एयर में ही किसी भी मिसाइल को एयर में ही इंटरसेप्ट करके उसको खत्म कर दिया जाता है। इसको आप लोगों ने देखा ही होगा। इसी तरीके से एक सी डोम टेक्नोलॉजी है। तो सी डोम टेक्नोलॉजी किस चीज से रिलेटेड है, ये भी एक तरीके का आयरन डोम टेक्नोलॉजी जैसे काम करता है उसी तरीके से काम करता है, लेकिन ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये सी डोम टेक्नोलॉजी जो है ये रिलेटेड है नेवी से। और सेम वर्किंग है आयरन डोम टेक्नोलॉजी की तरह। एरो और डेविस सीलिंग भी इसी टाइप का कुछ टेक्नोलॉजी है। तो ये एक हम लोग को याद रखना है। दूसरा ईएम मिसाइल्स क्या है, इसको हम लोगों को याद रखना है। और देखिए अब हम लोग देखते हैं किस चीज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग यमेन का बात करें तो यमेन में कौन सा ग्रुप है, हाउथी ग्रुप है। इसी तरीके से अभी अगर हम लोग बात करें हिजबुल्ला ग्रुप है, तो ये कहाँ है, ये है लेबनान में, दूसरा ग्रुप हुआ। इसी तरीके से अगर हम लोग फलस्तीन में बात करें तो यहाँ कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे एक हमास ग्रुप है। अभी देखिए जो हिजबुल्ला ग्रुप है इसके भी एक लीडर को मार दिया गया और हमास के भी एक लीडर को भी मार दिया गया। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हमको याद रखना है। तो देखिए ये जो लीडर है इनका नाम क्या है, इस्माइल हानिया। अब इस्माइल हानिया किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमास से। इनको मार दिया गया किसके द्वारा, इसराइल के द्वारा। और इनका नाम क्या है, इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया। और इसी तरीके से जो हिजबुल्ला है इस ग्रुप का जो लीडर है जिनको अभी मार दिया गया है ये है हसन नसरुल्ला। तो ये दो नाम है हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। एक तो इस्माइल हानिया का नाम और दूसरा हसन नसरुल्ला का नाम। और जो तीसरा ग्रुप है वो ग्रुप है क्या, हाउती ग्रुप। तो ये तीन ग्रुप तो हम लोगों को ध्यान में होना ही चाहिए। तो ये था न्यूज
किससे रिलेटेड? इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज था। एक ईएम मिसाइल्स, दूसरा सी डोम, आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन इसराइल एंड अदर कंट्री, सपोर्टिंग कंट्री। और ये कि इस्माइल हानिया का नाम, और दूसरा हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का नाम। ये हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अगला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अभी देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हम लोग अगर बात करें, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिकॉग्नाइज किया है किसको? इंडिया को। और क्या रिकॉग्नाइज किया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, तो इसमें जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया का, वो कौन है? वो है इंडिया। मतलब इंडिया को भी रिकॉग्नाइज किया है एज द बेस्ट पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन इंडो पैसिफिक एरिया। और ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है? तो देखिए, जो अमेरिका की, सॉरी, जो ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां का जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी ऑफिस, उसके द्वारा ये रिकॉग्निशन किया गया है इंडिया को लेकर के। अभी देखिए, अगर हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन का अगर हम लोग बात करें, तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन इंडो पैसिफिक रीजन में है। और वर्ल्ड का अगर हम लोग बात करें, तो 66% जो इकोनॉमी है, वो कहाँ है? इंडो पैसिफिक रीजन को बिलोंग करता है। और इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो स्ट्रेच्ड फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू साउथ पैसिफिक तक ये फैला हुआ है। ये मैप में आप एक बार देख लीजिएगा। तो मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ है जो इंडिया किसके साथ करता है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये कौन कौन सा एक्सरसाइज है? ऑस इंडेक्स, पीच ब्लैक, ऑस्ट्रा हिंद और मालाबार एक्सरसाइज। अभी कौन सा एक्सरसाइज हुआ है? अभी पीच ब्लैक ब्लैक एक्सरसाइज हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। अभी देखिए, ये है न्यूज ऑकुस से रिलेटेड। ऑकुस तो पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ऑकुस का मतलब क्या है? एयू मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट। तो ये तीनों को मिलाकर एक ऑर्गेनाइज मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑकुस के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी जापान को इसमें एंट्री दिया गया है, किसमें? ऑकुस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑकुस का देखिए, ऑकुस में दो पिलर्स है, पिलर वन और पिलर टू। तो पिलर वन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो पिलर वन में जो न्यूक्लियर वेपन्स से रिलेटेड, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स और आर्म्स से रिलेटेड जो भी कंट्रीज या ट्रीटी है, उनको किस में रखा जाता है? पिलर वन में। और अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करें, तो इसको किस में रखा जाता है? डेवलपमेंट का बात करें तो इसको किस में रखा जाता है? इसको पिलर टू में रखा जाता है। तो देखिए, जो जापान है उसको ऑब्वियसली ये देखिए, जापान के पास में तो कोई अपनी आर्मी है नहीं। तो यह एक तरीके का मतलब नॉन न्यूक्लियर, ऑलरेडी ये नॉन न्यूक्लियर ट्रीटी पे साइन किए हुए हैं। तो इसको किस में रखा गया है? पिलर टू में इसको रखा गया है। तो पिलर वन और पिलर टू किसका है? ऑकुस का। और जापान को भी किस में एंट्री दिया गया है? तो पिलर टू में एंट्री दिया गया है। तो देखिए, अगर हम लोग ऑकुस के बारे में और भी बात करें, तो ऑकुस जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरे के सपोर्ट का बात करता है, मतलब इन तीनों कंट्रीज के बीच में आपसी सपोर्ट का बात करता है। और ये सपोर्ट किस टाइप का सपोर्ट होगा? ये टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस एडवांसमेंट में जो भी सपोर्ट होंगे, एक दूसरे को करेंगे, और जो डाटा होंगे वो शेयर किया जाएगा तीनों कंट्री के बीच में। अभी देखिए, इसमें हम लोगों को एक चीज क्या याद रखना है, कि जो ऑकुस है, ऑकुस इज प्राइमरली सर्व एज फ्रेमवर्क फॉर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी रेदर देन अलायंस कमिटेड टू डिफेंस ड्यूरिंग कंटीजेंसी। देखिए, कंटीजेंसी में एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, कंटीजेंसी में ये एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा डिफेंस को लेकर, या फिर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर, तो इसमें ये एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। अगर अगर इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बनता है, तो यहीं से बनेगा। एक तो पिलर टू में ऐड किया गया है स्टेटमेंट वन,
और स्टेटमेंट टू, ये दो स्टेटमेंट हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। बाकी सब तो पुराना चीज है तो आपको पता ही होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला अगला है बिम्स्टेक चार्टर। अभी देखिए बिम्स्टेक चार्टर को अभी क्या किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि बिम्स्टेक चार्टर जो है किसने एडॉप्ट किया है और किसके द्वारा इसको प्रपोज किया गया। तो देखिए लोअर कोर्ट ऑफ नेपाल पार्लियामेंट अभी इंडोर्स किया है किसको, बिम्स्टेक चार्टर को अभी इंडोर्स किया गया है। इंडोर्स किया है कहाँ, नेपाल पार्लियामेंट ने। अब जो बिम्स्टेक चार्टर है, ये चार्टर क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इट इज अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन गोल्स प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिम्स्टेक ग्रुप। तो ये है बिम्स्टेक चार्टर। किसने इंडोर्स किया, तो अभी नेपाल पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया। और ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आउटलाइन है किस चीज का, जो गोल है बिम्स्टेक का, प्रिंसिपल है, और जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप होगा बिम्स्टेक का जो स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है। अभी देखिए जो बिम्स्टेक है, तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इसको फाउंड किया गया था 1997 में। इसके अभी कितने मेंबर है, अभी मेंबर है 7। लेकिन जब इसको 1997 में इसको जब इसका फाउंडेशन हुआ था, इस समय मतलब कि यहाँ मैं लिखता हूँ 1997 में जब फाउंडेशन हुआ था, तो ये इसमें टोटल कितने मेंबर थे, 4। BIST मतलब बंगाल, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 4 कंट्री थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में 2004 में, हाँ बाद में देखिए यहाँ ये 2004 में, यहाँ देखिएगा एक बार 2004 में इसमें नेपाल को और बाकी 3 और कंट्री को इसमें जोड़ा गया। तो अभी बिम्स्टेक में टोटल कितना कंट्री है, तो टोटल कंट्री का अगर बात करें तो अभी टोटल कंट्री है इसमें 7। लेकिन जब इसका फाउंडेशन हुआ था तब इसमें कितना कंट्री था, इसमें टोटल 4 कंट्री था। फाउंडेशन कब हुआ, 1997 में। और ये जो कंट्री का लिस्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं, बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री है। तो बिम्स्टेक में है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। अभी देखिए फर्स्ट एशियान फ्यूचर फोरम का भी बैठक हुआ है, और ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है हनोई में। हनोई कहाँ है, वियतनाम में। और जो एशियान फ्यूचर फोरम है, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ये प्रपोज किया गया था वियतनाम के द्वारा 2023 में, जब 43rd मीटिंग था, आसियान मीटिंग था। इसी में एशियान फ्यूचर फोरम को क्या किया गया था, एडॉप्ट सजेस्ट किया गया था। और इसका पहला मीटिंग अभी इस बार हुआ है, और ये पहला मीटिंग कहाँ हुआ है, वियतनाम में हुआ है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है। अभी देखिए ये आसियान कंट्रीज के बारे में कुछ डाटा है, इस डाटा को आप लोग देख लीजिएगा। ये तो पहले भी बताया जा चुका है। आसियान में टोटल कितने कंट्रीज है, तो टोटल 10 कंट्रीज है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1967 में। ये दो इंपॉर्टेंट डाटा है। और इसके अलावा जो भी डाटा है, कंट्री का नाम आपको देखना हो तो यहाँ आप लोग पिक्चर में जूम करके देख सकते हैं। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अभी देखिए इम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का बात कौन किया, अभी ये बात किया गया ILO के द्वारा। तो ILO ने अभी क्या किया कि एम्प्लॉयमेंट इंडिया रिपोर्ट पब्लिश किया 2024। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, ये ILO के द्वारा पब्लिश किया गया। तो इसी में बात किया गया किस चीज के बारे में, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में अभी कितना है, इस चीज के बारे में बात किया गया। तो करेंट स्टेटस का भी हम लोग अगर बात करें, ये मार्च अप्रैल वाला तो ये अपने काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग करेंट स्टेटस का बात करें तो इंडिया में कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट है, 3.1% एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर हम लोग अर्बन एरिया में बात करें तो 5.2%, और रूरल एरिया में बात करें तो 2.4%। और वुमेन्स लेबर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना है, ये 41% है। और अगर हम लोग मेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का अगर हम लोग बात करें तो ये कितना है, ये 67% है। देखिए ये डाटा आपको मिल सकता है कहाँ से, ये जब आप बजट पढ़ेंगे या फिर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये डाटा आपको फिर से मिल जाएगा।
और हम लोग अब क्या देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसको इंडिकेट करने का मतलब कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए चार मेथड है, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के हिसाब से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट कर सकते हैं, वर्क पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं, एक्टिविटी स्टेटस के हिसाब से, या एक्टिविटी स्टेटस वीकली स्टेटस के हिसाब से इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अभी देखिए जो आईएलओ का रिपोर्ट आया था इसमें क्या बोला गया कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज किया गया, और इसमें क्या बोला गया कि 1 आउट ऑफ एवरी 3 अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल आर यंग। और इसी के खिलाफ अभी कहा गया था इंडिया इंटरनेशनल मतलब जाने वाला था यूएन में, किसके खिलाफ, आईएलओ के खिलाफ। तो ये वाला भी न्यूज पिछले वीडियो में हमने लोगों ने मतलब आपको करवाया गया था इसको, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, आईएलओ से रिलेटेड आ भी सकता है इस बार। अब देखिए ये कुछ स्टेप्स है ये कुछ स्टेप्स है जो इंडिया ने लिया है एम्प्लॉयमेंट को मतलब कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जैसे कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्टार्ट किया गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अभी कुछ मतलब कि चेंज किया गया है। जैसे कि देखिए पहले जो मुद्रा योजना था उसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता था, लेकिन इसका अभी क्या किया गया है, अभी 20 लाख मतलब बढ़ा करके इसको 20 लाख कर दिया गया है इस लोन अमाउंट को। तो ये चेंज किया गया है। मुद्रा योजना को हम लोग क्या करेंगे इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, जो स्कीम्स है उसमें इसको अच्छे से कवर किया गया है, तो वहां हम लोग देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि जो 10 लाख का लोन था उसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20 लाख तक कर दिया गया है। जैसे ईएम स्वनिधि स्कीम को स्टार्ट किया गया था, ईएम स्वनिधि स्कीम को हम लोग देख ही लिए कि क्या किया गया इसमें, 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करवाया गया था, किसको, स्ट्रीट वेंडर्स को। उसी तरीके से पीएम विश्वकर्मा योजना को स्टार्ट किया गया था, और पीएम विश्वकर्मा योजना किससे रिलेटेड था, तो जो भी आर्टिसंस हैं या फिर जो क्राफ्ट से रिलेटेड पर्सन है, आर्टिसंस है, तो इनके डेवलपमेंट के लिए योजना स्टार्ट किया गया था पीएम विश्वकर्मा योजना। इसी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बात किया गया था कि जो क्लास 9th के ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कब, आपके बीपीएससी 69th में कि वो नहीं, हाँ 9th या 8 में था कि वोकेशनल ट्रेनिंग का व्यवस्था कितने साल के बच्चों के लिए किया गया है, तो क्लास 9th के ऊपर वाले लोगों के लिए किया गया है, यही पूछा गया था। उसी तरीके से दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को स्टार्ट किया गया था किसके लिए, ये स्टार्ट किया गया था अप स्किलिंग के लिए, जो यूथ है उनके। और इसी में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो उनके अप स्किलिंग के लिए भी एक योजना स्टार्ट किया गया था। अभी देखिए जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये किसके द्वारा ऑपरेटिव है, ये मतलब कि इम्प्लीमेंट किया जाता है एनएसडीसी के द्वारा, मतलब कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। लेकिन यह योजना किसका है, ये योजना है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा यह योजना चलाया जाता है। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा ऐसे जहां भी ये इस टाइप का योजना वगैरह जहां भी आएगा तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरीके से मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अभी ग्राम जो गांव है पंचायत से वहां भी रूरल स्टार्टअप स्कीम चलाया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जिसको अभी एक्सटेंड करके इसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है 2025, उसका डेट बढ़ा के कर दिया गया है। और रोजगार मेला जो वगैरह लगाया जाता है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये कुछ योजनाएं हैं जो चलाया जाता है। इसके बारे में आप लोग क्या करेंगे, अलग से भी अगर टाइम मिले तो इसको अलग से थोड़ा सा डिटेल में इंटरनेट सर्च करके देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से उठाया जाता है किसके द्वारा, बीपीएससी के द्वारा या किसी भी एग्जाम में। अभी देखिए अगला क्या है, स्टार्टअप इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में स्टार्टअप का बात किया जा रहा है, इस ये क्यों किया गया, इस थीम के साथ कि आत्मनिर्भर गांव को बनाने के लिए इस योजना मतलब कि इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया, स्टार्टअप इन रूरल इंडिया। अभी देखिए जो रूरल अगला है स्टार्टअप इन रूरल इंडिया। अभी देखिए रूरल इंडिया में क्या किया जा रहा है, स्टार्टअप को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी देखिए ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने का कारण क्या है कि आप समझिए, एक तो गांव को क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और दूसरा
कि जो अभी इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब कि जो इंटरनेट का एबिलिटी हुआ है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और जो एजुकेशन का लेवल राइज हुआ है, तो इन सब से क्या हुआ है कि स्टार्टअप का एक अच्छा खासा माहौल बन गया है कि कहाँ, गांव वाले ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी देखिए ये जो स्टार्टअप है ये किस टाइप का स्टार्टअप हो सकता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बात करें तो तीन टाइप का स्टार्ट, मतलब कि एजुकेशनल स्टार्टअप हो सकता है, या फिर जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह का काम हो सकता है। तो ये मतलब कि इन क्षेत्रों में स्टार्टअप किया जा सकता है। और अगर हम लोग डाटा का बात करें तो जो 50% एमएसएमई है, एमएसएमई वो कहाँ रजिस्टर्ड है, वो रूरल इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो देखिए टाइप्स ऑफ रूरल स्टार्टअप का हम लोग बात करें तो देखिए चार टाइप का रूरल स्टार्टअप हो सकता है। एक रूरल स्टार्टअप क्या हो सकता है कि जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बेस्ड हो स्टार्टअप, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व किसका करता है, वो शहरी क्षेत्र का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दूसरा कि गांव में ही कोई स्टार्टअप हो और वो ग्रामीण क्षेत्र के प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता हो। तीसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि बहुत ही, ये तो बिहार सरकार की योजना था जिसको लागू किया गया, मतलब कि नेशनल लेवल पे भी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जैसे कि स्टार्टअप क्या था, आनंद आनंद मिल्क यूनियन, अमूल जो स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा जो एमएसएमई है तो इसको भी ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्ट किया जाता है। तो चार टाइप का स्टार्टअप है जो कि गांव में किया जा सकता है। अभी देखिए इससे रिलेटेड न्यूज क्या क्या है कि जैसे स्टार्टअप इंडिया है, तो स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट किया गया था, ये 2016 में। देखिए तो स्टार्टअप इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को स्केल करने के लिए, मतलब कि बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया को, इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। इसी तरीके से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम चलाया गया था। इसमें क्या किया जाता था कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो प्रोवाइड किया जाता था नए स्टार्टअप्स को, तो इसको क्या बोला जाता था, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। देखिए ये सब हम लोगों को ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ लगाया है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड है, इसके अंदर क्या किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है किसको, जो भी एंटरप्रेन्योर है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड या फिर एलाइड फील्ड से रिलेटेड है, तो उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये स्कीम्स है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से, इसी सब टाइप से बनेगा, मतलब कि जैसे कि यहाँ मैंने ये लगाया है, या इसके अलावा जहां भी आपको बॉक्स दिखे, जहां की ये छोटा छोटा वन लाइनर टाइप का दिखेगा, आपको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठेगा। लेकिन देखिए हेडिंग से क्वेश्चन का चांस बहुत ही कम है, ये हेडिंग से क्वेश्चन का चांस नहीं है, क्वेश्चन का चांस यहीं से बनता है। तो इस वाले पोर्शन को आप देखिएगा, क्योंकि चार पांच क्वेश्चन डायरेक्ट है जो विजन का अभी तक मैंने देख लिया, जो पिछले साल टैली हुआ है पिछले साल के एग्जाम में। और वो कहाँ से टैली हुआ है, ये ऐसे ही छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं बॉक्स में रिलेटेड न्यूज से, वहां से वो टैली होता है। तो इस वाले पोर्शन को छोड़ना नहीं, इस पोर्शन को हम लोगों को देखते हुए चलना है। अगला है इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। इनहेरिटेंस टैक्स एज एज अ टूल फॉर द वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम लोगों ने आपको मतलब हमने आपको बताया था कहाँ, 39 ऑफ बी, आर्टिकल 39 बी क्या कहता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता है, इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन वो एक अलग चीज है। अभी हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें है इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बताया गया है। तो देखिए इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है अगर, तो इस प्रॉपर्टी को मतलब कि आगे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसको ट्रांसफर किया जाएगा, तब इस पर टैक्स लगाने का बात किया जा रहा है। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, इनहेरिटेंस टैक्स। मतलब अगर, तो देखिए अभी इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स को मतलब कि अभी नहीं लिया जाता है, लेकिन कंट्री जैसे कि जापान हो गया, और कौन सा कंट्री था, हाँ जापान हो गया, साउथ कोरिया हुआ, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स को लिया जाता है। इंडिया में बात किया जा रहा है कि अगर ऐसा किया गया तो यहाँ से मतलब कि पैसा आ सकता है और कंट्री और भी टैक्स को मतलब कि अर्जित कर सकता है। तो ये है इनहेरिटेंस टैक्स। तो हम लोग को बस डेफिनेशन याद रखना है, और दूसरा क्या करना है कि इंडिया में ये टैक्स अभी अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में हम लोग को याद रखना है। अभी देखिए ये रिलेटेड न्यूज
हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, इंडिया में क्या लगता है, गिफ्ट टैक्स लगता है और वेल्थ टैक्स लगता है। तो देखिए, जो गिफ्ट टैक्स है वो लगाया गया था। हाँ, गिफ्ट टैक्स है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो अगर कोई भी पर्सन, अगर गिफ्ट एक साल में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट अगर किसी भी पर्सन को मिलता है, तो उसको गिफ्ट टैक्स देना होता है। लेकिन अगर 50,000 से कम का अगर गिफ्ट मिलता है तो उसको टैक्स नहीं देना होगा। तो ये क्राइटेरिया क्या हो गया, ये हो गया 50,000 का, ये क्राइटेरिया है किसके लिए, गिफ्ट टैक्स के लिए। ये क्राइटेरिया हम लोग को याद रखना है। अभी देखिए, जो गिफ्ट टैक्स है ये कब लाया गया था, ये लाया गया था आपका गिफ्ट टैक्स 1998 में, लेकिन 2015 में इसको रिपील कर दिया गया और फिर इसको 2004 में फिर से लाया गया। तो ये कब से एक्टिवेट है, 2004 से एक्टिवेट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। हाई इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी इन इंडिया। अभी देखिए, इंडिया में क्या है कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है। मतलब कि जो टॉप 1% लोग हैं, जो टॉप 1% लोग हैं, मतलब कि वेल्थ वाइज उनका जो वेल्थ है और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो बॉटम वाले हैं, जो बॉटम 50% है पर्सन, उनका वेल्थ क्या हो रहा है, लगातार डिक्लाइन हो रहा है। मतलब कि जो बॉटम के जो 50% पॉपुलेशन है, उनका जो वेल्थ है या जो उनका अर्निंग है वो क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो टॉप 1% है, उनका जो अर्निंग है वो क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो यही रिपोर्ट में बताया गया है, किसके द्वारा, ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है ऑक्सफैम के द्वारा। ये ऑक्सफैम ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें बोला है कि जो 5% इंडियन है उनके पास जो टोटल वेल्थ का 60% एक्यूमुलेशन है। मतलब कि जो 5% इंडियन है वो इंडिया के 60% वेल्थ को अक्वायर करते हैं। और अगर इनकम का हम लोग बात करें, तो टॉप 1% का इनकम काफी इंक्रीज हुआ है और जो टॉप 50% है उनका इनकम लगातार डिक्लाइन हो रहा है। तो इस तरीके से इंडिया में क्या हो रहा है, जो वेल्थ का इनइक्वलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि गैप आ रहा है। तो देखिए, इससे रिलेटेड आप जो भी इकोनॉमी में डाट कर्व्स है उसको आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे कि आपका एक गिनी कर्व होगा, और होगा आपका कौन सा, फिलिप कर्व। तो इन कर्व्स के बारे में आप लोग एक बार देख लेंगे। इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको एक बार देखिएगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी सेक्शन, अगला है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। अभी देखिए, प्रधानमंत्री ने आरबीआई को क्या बोला कि जो इंडियन रूपी है उसको जो इंटरनेशनलाइज करे, मतलब कि ग्लोबल कन्वर्टेबल इन करेंसी में इसको कन्वर्ट करने का बात किया गया है, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और किसके को बोला गया है, आरबीआई को जिम्मेदारी दी गई है। अभी देखिए, ग्लोबल करेंसी मतलब कन्वर्टेबल करेंसी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर हम लोग चाइना से ट्रेड करते हैं, तो चाइना से ट्रेड करते हैं या फिर चाइना में हम लोग घूमने जाते हैं, तो चाइना का अपना करेंसी क्या है, चाइना का अपना करेंसी है युआन। अभी देखिए, और इंडिया का करेंसी क्या है, ये है अपना इंडिया, इंडिया का करेंसी क्या है, रूपी। तो जब भी चाइना को अगर हमें पेमेंट देना होगा तो हमें किस फॉर्म में देना होगा, ये देना होगा युआन के फॉर्म में, या फिर किसी ग्लोबल अदर ग्लोबल मतलब कि अदर ग्लोबल करेंसी के फॉर्म में देना पड़ेगा। ये रुपीज में पेमेंट नहीं लेगा। तो लेकिन अगर रुपीज को ग्लोबल करेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब कि वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो रुपी को डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे डॉलर को करते हैं, तो रुपी को भी, मतलब कि चाइना को रुपीज में भी पेमेंट किया जा सकता है। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी कहने का मतलब यही हुआ कि जो रुपीज है उसको इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए। तो देखिए, यहाँ हम लोग को क्या करना है, सिर्फ जो करेंसी का जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग को समझना है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और इसके अलावा हम लोग को एक चीज क्या याद रखना है कि मसाला बॉन्ड क्या होता है। देखिए, यहाँ रिलेटेड न्यूज में है मसाला बॉन्ड, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं लोग। अब मसाला बॉन्ड क्या होता है कि देखिए, इंडिया में अगर कोई भी कैपिटल आया कहां से, फॉरेन से,
और ये कैपिटल किस फॉर्म में आया? इंडियन करेंसी के फॉर्म में आया ये इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसाला बॉन्ड बोलते हैं। मतलब अगला हम लोग को याद रखना है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है कि कोई भी अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज में? डोमेस्टिक करेंसी में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी और फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगला है स्पेशल ड्राइंग राइट। बीपीएससी 69 में यही पूछे हुए था। तो देखिए स्पेशल ड्राइंग राइट किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी माय पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो अभी इसमें क्या है कि 3 4 5 ये न्यूज बच गया है पार्ट 1 का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, जब पार्ट 2 करेंगे उसमें कर लेंगे। अभी मेरा कलम शायद खराब हो गया, तो हम लोग पार्ट 2 में करते हैं। इसको देखते हैं, ये 4 5 न्यूज बच गया है, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बाकी भी आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जो जनवरी का है, इसके अलावा मार्च का बच रहा है और अगस्त का बच रहा है। ये 3 मंथ में आपको तुरंत मतलब कि दे दूंगा आपको। 15 सितंबर तक ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा।